नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। टाटा ग्रुप के ओनरशिप वाली एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के एम्प्लॉयज की नई यूनिफॉर्म से मैचिंग भारत का पहला एयरबस A350 प्लेन दिल्ली पहुंच चुका है। भारत पहुंचने पर इस प्लेन का जोरदार स्वागत किया गया है। प्लेन फ्रांस के टूलूज में एयरबस फैसिलिटी से शनिवार को करीबन 1:45 पर नई दिल्ली पहुंचा है। एयर इंडिया की सीनियर कमांडर कैप्टन मोनिका बत्रा वैद इस प्लेन की सीनियर कमांडर के रूप में प्लेन में शामिल थी। एक दशक से ज्यादा समय में भारत में पहला नया वाइड बॉडी राफ्ट टाइप शामिल किया गया है और इसके साथ ही A350 उड़ाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। एयर इंडिया 2012 में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर बेड़े को शामिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन भी थी। एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर कैम्पबेल विल्सन ने कहा है कि ये मोमेंट एयर इंडिया में सभी के लिए यादगार दिन है। साथ ही बता दें कि मनीष मल्होत्रा ने एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स का ड्रेस डिजाइन किया था और एयर इंडिया ने इसे 12 दिसंबर को अनवील किया था। नए साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसके पहले सरकारी कर्मचारियों को 2 बड़े तोहफे मिल चुके हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। साथ ही एडवांस सैलरी देने का भी वादा किया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। इससे 55,000 कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही मेघालय सरकार ने कहा है कि 55,000 सरकारी कर्मचारी को दिसंबर का वेतन यानी कि एडवांस सैलरी इशू जारी किया जाएगा। ऐसे में दिसंबर में इनके लिए कर्मचारियों का वेतन बढ़ के आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने एक पत्र भी शेयर किया है जिसके मुताबिक राज्यपाल ने 1 जुलाई से कर्मचारियों की पेंशन के महंगाई भत्ते को 36% से बढ़ाकर 39% करने का फैसला किया है। साथ ही नए साल से पहले और क्रिसमस पर एडवांस सैलरी भी जारी की जाएगी और इस ऐलान के साथ कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आपको ऑफिस से घर पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो जाता है और उस वक्त तक लिकर शॉप बंद हो जाती है तो आपको गाड़ी तेज या फिर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। आपको बता दें कि क्रिसमस ईव और नए साल के फेस्टिव कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 24 और 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। ये कदम उत्तर प्रदेश के एक्साइज कमिश्नर सेंथिल पांडेयन के आदेश के बाद उठाया गया है, जिन्होंने क्रिसमस और नए साल की ईव पर सभी रिटेल स्टोर से शराब की बिक्री की ड्यूरेशन बढ़ाने का ऑर्डर दिया है। इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा रेसिडेंट से कहा है कि अगर वो कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं, अब चाहे वो घर पर हो या फिर कम्युनिटी लेवल पर, जहां भी शराब सर्व की जाएगी, तो उन्हें वंस इन अ वाइल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी होगा। वेदांता की सब्सिडरी कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST के रूप में 84.7 करोड़ रुपए के पेमेंट करने का नोटिस दिया गया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया है कि डिमांड नोटिस छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के जॉइंट कमिश्नर ऑफिस से जारी किया गया है, जो फिस्कल ईयर 17-18 से संबंधित है। टोटल GST की मांग 84.7 करोड़ की गई है, जबकि इस अमाउंट का 10% एप्लीकेबल इंटरेस्ट के साथ जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने कहा है कि बाल्को इस मामले में की जाने वाली अगली कार्रवाई का वैल्यूएशन करने की प्रक्रिया में है। अब इसमें खास बात ये है कि मेटल से लेकर माइनिंग सेक्टर तक की लीडिंग कंपनी ने कहा है कि इस आदेश से कंपनी पर कोई फिजिकल फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ने की आशंका नहीं है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने स्टॉक मार्केट में सेम डे सेटलमेंट लागू करने के पहले कंसल्टेशन पेपर को इशू कर दिया है। मार्केट रेगुलेटर ने अपने प्रस्ताव पर 12 जनवरी तक लोगों की राय मांगी है। सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में कहा है कि इंस्टेंट सेटलमेंट को 2 फेज में लागू किया जाएगा। T+0 सेटलमेंट के पहले फेज में सेम डे सेटलमेंट लागू किया जाएगा, जिसके बाद खरीदार को उसी दिन शेयर अलॉटमेंट और बेचने वाले को उसी दिन फंड मिल जाएगा। यानी अगर आप ट्रेडिंग डे पर 1:30 बजे तक शेयर का कारोबार करते हैं तो शाम 4:30 बजे तक उनका सेटलमेंट हो जाएगा। वह इसके दूसरे फेज में 3:30 बजे तक किए गए सभी लेन देन के लिए एक ऑप्शनल इमीडिएट ट्रेड बाय ट्रेड सेटलमेंट की सुविधा दी जाएगी। शॉर्ट टर्म सेटलमेंट का ये सिस्टम मौजूदा T+1 साइकिल ऑफ सेटलमेंट के साथ ऑप्शन होगा। इससे मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी। फिलहाल T+0 सेटलमेंट सिस्टम मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से टॉप 500 लिस्टेड कंपनियों में ट्रेडिंग करने पर लागू होगा। लग्जरी कार मेकर कंपनी मर्सिडीज बेंज भारत में नए साल की शुरुआत GLS फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग के साथ करने की तैयारी कर रही है। ये कार 8 जनवरी 2024 को लॉन्च की जाएगी। जर्मन ब्रांड की मेजर 7 सीटर SUV मर्सिडीज बेंज GLS के फेसलिफ्ट मॉडल में नए फीचर्स के साथ एक्सटीरियर में कॉस्मेटिक अपग्रेड मिलेंगे। इसमें कैटलाना ब्राउन और भाइया ब्राउन थीम वाले अपहोल्स्ट्री ऑप्शन भी दिए जाएंगे। ट्रिम ऑप्शन में हाई ग्लास ब्राउन लेडनवुड और मैन्युफैक्चर्ड पियानो लेकर फ्लोइंग लाइंस शामिल है। GLS फेसलिफ्ट की कीमत 1,50,00,000 रुपए
रुपए, यानी कि ये इसकी एक्स शोरूम कीमत होने की उम्मीद है। लॉन्चिंग के बाद अपडेटेड मर्सिडीज बेंज GLS भारत में BMW X7, Audi Q8, Volvo XC90 और लैंड रोवर डिस्कवरी जैसे अन्य लग्जरी फ्लैगशिप SUV को टक्कर देगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जर्मन ऑटोमोबाइल ब्रांड मर्सिडीज बेंज 2024 में भारत में 9 नए मॉडल लाएगी, जिसकी शुरुआत GLS फेसलिफ्ट से होगी। 2024 में आने वाली नई मर्सिडीज कारों और SUV के स्पेसिफिकेशन की जानकारी जल्द ही सामने आएगी। क्या आप जानते हैं हैदराबाद बेस्ड आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड अगले हफ्ते स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगी, तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर केवल 9 महीनों में मल्टी बैगर रिटर्न कमा लेंगे। IPO के अपर प्राइस बैंड 524 के हिसाब से तेंदुलकर का 5 करोड़ का निवेश बढ़कर 22.96 करोड़ का हो जाएगा, जो कि उनके निवेश पर 360% का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से रिटर्न कम और ज्यादा हो सकता है। आजाद इंजीनियरिंग का IPO 23 दिसंबर को ग्रे मार्केट में 65.84% यानी कि 345 रुपए पर शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड 524 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग 870 पर हो सकती है। तेंदुलकर ने 6 मार्च को कंपनी में 114 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से लगभग 5 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर खरीदे थे। अभी उनके पास कंपनी के 4,38,210 शेयर्स हैं। आजाद इंजीनियरिंग क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस कंपोनेंट्स और टर्बाइन्स मैन्युफैक्चर कंपनी है। आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड ने न केवल सचिन तेंदुलकर ने बल्कि 3 अन्य खिलाड़ियों जिनमें PV सिंधु, साइना नेहवाल, VVS लक्ष्मण ने भी निवेश किया है। भारतीय टेक कंपनी इन्फोसिस के साथ एक ग्लोबल कंपनी ने 12.47 हजार करोड़ की डील कैंसिल कर दी है। इन्फोसिस ने शनिवार यानी कि 23 दिसंबर को इस बात की जानकारी दी है और कंपनी ने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन बेस्ड एक कंपनी के साथ उसने इसी साल सितंबर में ये डील साइन की थी। दोनों कंपनियों के बीच ये डील अगले 15 सालों के लिए AI टॉपिक्स पर काम करने के लिए थी। अब माना जा रहा है कि इस डील के कैंसिल होने के बाद IT सेक्टर से जुड़े लोगों में इसकी डिमांड और टेक्नोलॉजी बजट में अनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। हाल ही में कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO नीलांजना रॉय ने इस्तीफा दे दिया था। जुलाई सितंबर तिमाही में इन्फोसिस को 6,212 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। ये सालाना आधार पर 3% की ग्रोथ है। पिछले साल इसी तिमाही में ये 6,026 करोड़ का था। अब फिस्कल ईयर 24 के क्वार्टर 1 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,945 करोड़ का रहा था। आज की डेट में विदिन लास्ट 3 इयर्स अभी हमारा इस कंपनी में 20-22 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है विदाउट एनी स्पेंड, all free, all organic, just because of the content, just because of the power of compounding, power of networking we have done। ये बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट एक चैनल जो हम बहुत मिस कर देते हैं वो है गूगल सर्च इंजन। अभी आपने X की बात की, मेटा की बात की, बट वन ऑफ द एग्जिस्टिंग सर्च इंजन जो हम इतना कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें देता है दैट इज गूगल। तो हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा सर्च इंजन इंक्वायरीज को ऑटोमेट किया, क्योंकि वी आर वेरी गुड। हमने इस हद तक ऑटोमेट कर दिया कि हमारे लास्ट ईयर में ही 500 मिलियन व्यूज आए गूगल, एंड थ्रू दैट वी वर एबल टू गेट 20 मिलियन पीपल हु विजिटेड आवर वेबसाइट, एंड thus our revenue is 20 crores and all because of Google search engine optimization। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज के टाइम पे हर स्टार्टअप की डिजिटल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पुराने अगर हम कोई भी लेगेसी ब्रांड्स देखें, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या टाटा हो, कोई भी हो, किसी ने भी उस टाइम पे जब शुरू किया था अपनी डिजिटल प्रेजेंस पे फोकस नहीं किया था, बिकॉज तब वो ज़माना ही नहीं था कि कोई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर जाता हो और ब्रांड्स को सर्च करता हो। बट अब आजकल की जो जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, everyone is very active on Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube। सोशल मीडिया एडिक्ट्स हैं, मतलब पूरे दिन वो लोग अपना बहुत समय बिताते हैं सोशल मीडिया पे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक न्यू बिजनेस ओनर हैं, अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, तो आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बिज़नेस है उसकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्लोथिंग ब्रांड चला रहे हैं, आप कोई साड़ी या सूट या कुर्ती का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बेस्ट है आपके लिए।